जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हंटर एसएससी पर। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सब की वीडियो अभी डालते रहूँगा। अभी मुझ पे इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपके लिए डाल पाऊँ इतनी वीडियो, और नहीं मेरे पास ऐसी कोई अभी सुविधा है, तो चीज़ें थोड़ा समय भी लग जाता है करने में, बनाने में। फिर भी मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको संपूर्ण जो भी संविधान के जो अनुच्छेद हैं कंप्लीट 1 से 395, ठीक है, उन सबको मैं कराने वाला हूँ। चाहे उनमें क ख ग जो भी हो, सबको हम कंप्लीट इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण का काम करेगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, चीजों को सिर्फ सुनना है आपको, और फिर दोबारा स्पीड में इसको रिवीजन के तौर पर आप जहां भी सफर कर रहे हो वहाँ तब जा 2 से 3 बार इस वीडियो को देखने पर ये चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएँगी। या तो आप इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में देख लीजिए, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट में देख सकते हो। ठीक है? मैं आपको इसको पूरा वन शॉट बना के दे रहा हूँ, ठीक है? इससे क्या है, आप जब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, चीज़ों को आपको मन हो तब आप इसको देखते रहिएगा। और यूट्यूब पर बहुत बड़े-बड़े चैनल्स भी हैं, तो आपको मैं बता दूँ, किसी ने आपको कंप्लीट नहीं कराए होंगे। मैं आपको पूरा कंप्लीट देने वाला हूँ, ठीक है? सारे के सारे अनुच्छेद होंगे, एक भी यहाँ हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं कब क्या पूछ ले, ठीक है? आज के टाइम पर कुछ भी पूछ लेते हैं, तो हम कुछ नहीं छोड़ के चलेंगे, सारे अनुच्छेद करेंगे, ठीक है? संविधान संशोधन की वीडियो अलग से लाएँगे हम। ऐसे ही टॉपिक्स पहले मैं करा देता हूँ, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है? चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और आपको कमेंट भी छोड़ना है अपना, ठीक है? और आवाज़ थोड़ा ऐसे ही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक बेहतरीन तरीके से, और देखते हैं। तुम्हें इश्क का कोई लम्हा न होता, दिलों से भी तुम। चलिए साथी, देखिए, हमारे संविधान में आप सबको पता ही है 22 भाग हैं, ठीक है? और 12 अनुसूची हैं। इन दोनों की जो वीडियो है, मैंने इन दोनों की एक-एक वीडियो मैंने बना दी है, बहुत ही छोटे-छोटे 10-10 मिनट की वीडियो हैं। दोनों को मैंने कंप्लीट कराया है, भाग को मैंने पूरा ट्रिक से करा रखा है आपको, ट्रिक से पूरे भाग को, ठीक है? और आर्टिकल है आपके 395, ठीक है? जो हम पढ़ने वाले हैं। वैसे अगर आप बात करो तो वैसे तो 470 प्लस है आपके, ठीक है? लेकिन हम 395 आर्टिकल आपको कराएंगे, जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों में सीमाओं नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में अनुसूची यानी कि संशोधन से संबंधित व्यवस्थाएं, ठीक है? अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और क्षेत्र, ठीक है? अनुच्छेद 2 में राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2 में 2 बातें याद रखनी है, राज्यों का प्रवेश और स्थापना। और 3 में 3 बातें याद रखनी है, राज्यों का निर्माण, ठीक है? और राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन। 4 में अनुसूची संशोधन से संबंधित व्यवस्थाएं, ठीक है? जो भी अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ठीक है? जो भारत में लोग थे जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय उनके लिए नागरिकता थी। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक है? पाकिस्तान से जो भारत आए उनके लिए नागरिकता।
और जो व्यक्ति पाकिस्तान गए, जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया वापस आए, उनके लिए नागरिकता। ठीक है। 5 में संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। 6 में पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। और अनुच्छेद जो 7 है आपका क्या कहता है, पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता है। ठीक है, जो भी विदेश में कोई शिक्षा के लिए गया है या कोई जॉब के लिए गया है, उनके लिए भारतीय मूल की नागरिकता बनी रहेगी। कब तक? 9 क्या कहता है हमारा, तब तक जब तक वह व्यक्ति किसी विदेशी नागरिकता लेने से, क्या कह रहा है कि कोई भी विदेशी नागरिकता अगर कोई ले लेता है भारतीय, तो उसकी जो नागरिकता है भारतीय वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। जो शिक्षा के लिए गए, अनुच्छेद 8 में है। ठीक है। लेकिन इनमें से किसी ने अगर विदेश की नागरिकता ले ली, तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का निरंतर अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। नागरिकता में जो भी कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी, ये अनुच्छेद 11 कहता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब एक देश, हम पूरे देश से बात कर रहे हैं, यहाँ के किसी राज्य से नहीं। ठीक है। पूरे अपने हमारे भारत की परिभाषा। ठीक है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की अमान्यता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में है भेदभाव का निषेध। ठीक है, समानता 14 में है, 15 में भेदभाव को निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है, जो भी सार्वजनिक रोजगार है उनमें अवसर की समानता, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पर्धा का अंत। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता के अधिकार। और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 21 ये कहता है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पर्धा का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार। और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में बालकों से खतरनाक रोजगार को निषेध किया गया है, कोई भी खतरनाक काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 36 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है करों द्वारा किसी धर्म के प्रचार का निषेध। अनुच्छेद 28 में है धार्मिक शिक्षा का निषेध। और अनुच्छेद 29 है, उसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। वहीं अनुच्छेद 30 कहता है अल्प जो संख्यक हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उनको शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। ठीक है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट है आपके लिए अनुच्छेद 31 है, 31 आर्टिकल संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। ठीक है, 44वां ही लिख लीजिए, जिसमें मौलिक अधिकारों से इसको हटा दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 32 कहता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार।
अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 संसद द्वारा कुछ अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित कानून। ठीक है। 35 कहता है संसद द्वारा कुछ अधिकार हैं, उनके प्रवर्तन से संबंधित कानून। वही 36 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है इसमें भी। वहीं अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांत जो डीपीएसपी है उनका अनुपालन करने का राज्य का दायित्व है। ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन और लोगों के कल्याण की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि विशेष रूप से नागरिकों के अधिकार और समानता। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अनुच्छेद 39 ये कहता है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, सबको समान न्याय मिलेगा और सबको निःशुल्क विधिक सहायता भी दी जाएगी। और अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है ये तो। और अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। और अनुच्छेद 42 काम की उचित और मानवीय परिस्थितियां तथा मातृत्व राहत। 43 चलते हैं, रुकिए एक सेकेंड। अनुच्छेद 43 कहता है मजदूरों को जीविका के लिए पर्याप्त वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 43 ए कहता है जो भी उद्योग हैं उनमें श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी। ठीक है। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। ठीक है। वहीं अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का संवर्धन। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर, जीवन स्तर का संवर्धन और जन स्वास्थ्य का सुधार है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, गाय और बछड़ों की हत्या को निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा व सुधार है। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेंगे। अनुच्छेद 50 न्याय जो पालिका है, न्यायपालिका है को कार्यपालिका से पृथक करना। ये काम रहेगा किसका, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 50 50 50 याद रखना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध। और अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 1 से और 51 ए ये याद करने ही करने हैं आपको, ये याद ही करने हैं आपको। वीडियो को 4 से 5 बार देख लो, स्पीड मोड पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 12 मिनट की टोटल वीडियो है बिना नॉर्मल के ये। ठीक है, आप देखोगे तो 5 से 6 मिनट में 4 बार भी करोगे तो 20 मिनट में आप इसे रिवाइज कर सकते हो, कभी भी हफ्ते में एक बार देख देख के। इतना तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो रहेंगे, कराऊंगा मैं सारे, पर जो आपको याद करने वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं बताता रहूंगा कि ये आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, बाकी यहाँ तक आपको याद होनी चाहिए। और ये आगे जो 52 53 जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल 51 ए है, यहाँ तक आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। ठीक है, वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। चलिए, अब है अनुच्छेद 52।
इसमें है भारत के राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना। ठीक है। एक ट्रिक है इसकी, मैं आपको बता दूं। देखिए, ट्रिक है पकानी को का। मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप लगा लो तो आप। देखिए, प का नी को का। पकानी को का। ठीक है। पकानी को का दुयो दशम। ठीक है। पकानी को का दुयो दशम, ज्यादातर आपने पढ़ रखी होगी। ये ट्रिक होती है इसकी। यानी कि अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है। कार्यपाल की शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना, अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि जो कोटा है उसका। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 में क्या है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन करने के लिए पात्र होना, यानी कि दोबारा। वहीं अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 59 ये निरस्त राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधी प्रावधान हटाया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञा। और अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है। ये 61 में दी गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। तेरे इश्क का हम पर हुआ क्या असर, दिल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के चुनाव को भरने और समय की व्यवस्था। ठीक है। अब यहाँ से उपराष्ट्रपति के हो जाएंगे। इसकी भी ट्रिक याद रखिएगा, उसका निकास सनी है। उसका निकास सनी है, आप लिख के और आप बाद में नोट करके आप अपने आप मिला लीजिए। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे। ट्रिक है उसका निकास सनी है। ठीक है, याद हो जाते हैं ये ट्रिकों से ही। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है। उसका निकास सनी है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। अनुच्छेद 64 सभापति के रूप में कार्य करना। ठीक है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। ठीक है। उस उपराष्ट्रपति के बाद स से सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है। 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालना। ठीक है। कार्यभार संभालना। ठीक है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में उपराष्ट्रपति के पद को भरना और समय की व्यवस्था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और अनुच्छेद 69 69 में है उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा। और 70 में है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 70 में है। इकहत्तर में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को निपटारा। अनुच्छेद 72 है, उसमें राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका, क्षमा माफी आदि का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियां इसमें दी गई हैं। क्या क्षमादान। ठीक है। क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 73 केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 14 में राष्ट्रपति की जो सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76।
अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन है। और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। किसमें? 79 में संसद का गठन। सरल, ठीक है, सरल या सरला, ये ट्रिक होती है। संसद हो गया 79 में, राज्यसभा हो गया 80 में, और लोकसभा हो गया आपका 81 में आर्टिकल, याद रखना। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना हो गई, ठीक है। सरला ट्रिक याद रखना, मैंने भी बताई थी। और अनुच्छेद 82 में जनगणना के बाद जो सीटों का पुनर्निवास, ठीक है। और अनुच्छेद 83 में लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल। ये तो आपको ज्यादातर याद हो जाएंगे, ठीक है। 84 पीछे रह गया था ना ये तो हमारा। 84, हाँ ये रहा। आर्टिकल 84 क्या कहता है? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है। संसद की जो सदस्यता है उसके लिए योग्यता 84 में दी गई है। 85 में संसद के सत्रों का आहवान और स्थगन है। 86 में राष्ट्रपति का संसद को संबोधन। 87 संसद में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। और अनुच्छेद 88 में अटॉर्नी जनरल और मंत्रियों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में सभापति और उपसभापति के कार्यभार का निर्वहन है। अनुच्छेद जो 92 है उसमें सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते, ठीक है। सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते 92 में दिए गए हैं, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो कार्यभार का निर्वहन है वो 95 में दिया गया है। अनुच्छेद 56 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता। अनुच्छेद 97 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति वेतन भत्ते दिए गए हैं। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय, ठीक है। अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा। और अनुच्छेद 100 में संसद में मतदान और बहुमत के नियम। और अनुच्छेद 101 संसद की सदस्यता की अयोग्यता की स्थिति में सीटों का रिक्त होना। और अनुच्छेद 102 कहता है संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता। 103 में अयोग्यता के मामलों का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 104 में संसद के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने का दंड है। और अनुच्छेद 105 में संसद और उसके सदस्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 106 संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 कहता है संसद में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना। 108 में है संयुक्त बैठक की व्यवस्था। 109 में है धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना। 110 धन विधेयक की परिभाषा है। और 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट संबंधी 112। और अनुच्छेद 113 में है वार्षिक वित्तीय विवरण पर संसद की कार्यवाही। नेक्स्ट है अनुच्छेद 114। 114 कहता है अनुदान की मांगों का अनुमोदन और विनियोग विधेयक। 115 अतिरिक्त अनुदान और अनुदान की पूर्ति। 116 में अंतरिम अनुदान और अतिरिक्त या पूरक अनुदान होता है। वहीं 117 में वित्तीय विधेयक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 118 संसद की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन के नियम। 119 में संसद की कार्यवाही में भाषा। अनुच्छेद 120 संसद में भाषा का प्रयोग
और 121 कहता है संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। ठीक है, नेक्स्ट है 122 कहता है संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। 123 राष्ट्रपति का आदेश जारी करने का अधिकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 124 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति। इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, एक 128 सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को पुनः आह्वान। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का दंड देने की शक्ति है। 130 में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक का स्थान है। 131 में राज्यों और केंद्रों के बीच विवादों का मूल अधिकारिता। और 131A ये निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 133 में दीवानी मामलों में अपील का अधिकार। 134 में आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार। और 124 में अपील प्रमाण पत्र का प्रावधान है। ठीक है, 134A क्या कहता है? अपील प्रमाण पत्र का प्रावधान। 135 संघीय न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार हस्तांतरण का। 136 में विशेष अनुमति से अपील का अधिकार है। 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों को पुनर्विचार करने की शक्ति। 138 सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विस्तार। 139 में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार। 139A में मामलों का जो भी मामले उनका हस्तांतरण। 140 है आपका संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान। और 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के लिए बाध्यकारी होंगे। अनुच्छेद 142 कहता है पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति होगी। 143 राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकरणों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना। 145 में सर्वोच्च न्यायालय के नियम। और 146 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी को खर्च। ठीक, कर्मचारी और उनके खर्च के बारे में जो भी सर्वोच्च न्यायालय में है उनके लिए अनुच्छेद 146। सैंतालीस सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में परिभाषा है। 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 150 भारत की खातों की रूपरेखा। अनुच्छेद 151 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। 152 में राज्यों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 में राज्यों में राज्यपाल का पद। ठीक है, राजा की नाक योगा से साफ। ट्रिक है, राजा की नाक योगा से साफ। राजा की नाक योगा से साफ। राजा की नाक योगा से साफ, याद रखना ये ट्रिक, वो आप लगा लो। एक 152। ठीक है, यहां से याद रखनी है आपको ये सब। राज्यों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल का पद। 54 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 55 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 56 में राज्यपाल का कार्यकाल है। 156 क्या कहता है? राज्यपाल का कार्यपाल। ठीक है, 57 में 157 में राज्यपाल की योग्यता है। 158 में राज्यपाल के कार्यकाल और शर्तें हैं। 159 में राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा है।
160 में राज्यपाल के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल द्वारा क्षमादंड, माफी आदि का अधिकार है। यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति को, केंद्र में कौन है आपका, प्रेसिडेंट होता है अपना, ठीक है, और राज्य में, राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल होता है, ये ध्यान रखना आप। राज्यपाल सिर्फ फांसी को माफ नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वो अनुच्छेद 162 में क्या है, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार। 163 में राज्य को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होगा अनुच्छेद 163 में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। 164 में मंत्री परिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी। 165 में राज्य के महाधिवक्ता है। 166 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन है। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं और 168 में राज्य विधानमंडल का गठन है। एक सौ उनहत्तर क्या कहता है, राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति होना। 170 कहता है राज्य विधानसभा की संरचना। 171 कहता है राज्य विधान परिषद की संरचना। 170 में राज्य विधानसभा की संरचना और राज्य विधान परिषद की संरचना 171 में है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। 172 राज्य विधानमंडल का कार्यकाल है और अनुच्छेद 173 में राज्य की जो विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं दी गई हैं। वहीं 174 में राज्य विधानमंडल का सत्रों का आह्वान और स्थगन होना और अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 176 में विधानमंडल में राज्यपाल का विशेष संबोधन। 177 में महाधिवक्ता और मंत्रियों का विधानमंडल में भाग लेने का अधिकार। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त होना या हटाया जाना, ठीक है। 179 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 180 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता। और अनुच्छेद 182 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। 183 में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना। 184 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो कार्यभार का निर्वहन हो गया। 185 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते, ठीक है, इनके वेतन भत्ते 185 में। 186 में राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का वेतन भत्ता है और 187 में राज्य विधान मंडलों का जो सचिवालय है उसके बारे में बताया गया है। 188 कहता है विधानमंडल के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में। 189 कहता है विधानमंडल में मतदान और बहुमत के नियम जितने वो 189 में दिए गए हैं। 190 में विधानमंडल की सदस्यता छोड़ने या अयोग्यता पर सीट का रिक्त होना, ठीक है। कैसे मैं बताऊं वो लम्हे वो बातें। चलिए अनुच्छेद 191 ये क्या कहता है, राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए अयोग्यता है। 192 में अयोग्यता के मामलों का निर्णय राज्यपाल द्वारा होगा। 193 सदस्य द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने का दंड। 194 में राज्य विधान मंडल और उसके सदस्यों के विशेष अधिकार हैं। 195 में विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ते। 196 में राज्य विधानमंडल में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना। 197 विधान परिषद में विधेयकों का पारित होना है। 198 में धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना है, ये भी आप ध्यान रखना।
199 कहता है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी होगी। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक का पर विचार होगा। 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण होगा। 203 में अनुदान की मांगों का अनुमोदन होगा। 204 में विनियोग विधेयक है। 205 में अतिरिक्त अतिरिक्त पूरक और अंतरिम जो अनुदान है उसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 206 में जो अंतरिम अनुदान और आकस्मिक व्यय है उसके बारे में है। और 207 में राज्य की वित्तीय विधेयक के बारे में बताया गया है। 208 कहता है राज्य विधानमंडल की कार्य प्रणाली और कार्य संचालन के नियम के बारे में। 209 विधानमंडल की कार्यवाही में भाषा। 210 में राज्य विधानमंडल में भाषा का प्रयोग। 211 में विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध किया गया है। और 212 में जो राज्य में विधानमंडल की जो कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा ये बताया गया है। ठीक है। दो सौ तेरह कहता है राज्य का अध्यादेश जारी जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। इंपॉर्टेंट। ठीक है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। 214 में उच्च न्यायालय का गठन है। आर्टिकल 214 उच्च न्यायालय का गठन है। 215 में उच्च न्यायालय की जो अवमानना का दंड देने की शक्ति। ठीक है। 216 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति और कार्यालय के बारे में। 218 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान दिया गया। और 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में। 220 कहता है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पुनः प्रैक्टिस करने का प्रतिबंध। 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण है। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। 224 उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। 224 ए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः आह्वान। और 225 में उच्च न्यायालय के अधिकारों का संरक्षण। मैंने प्रश्नों में वही भाषा रखी है जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा ना बिल्कुल यही भाषा होगी आपके प्रश्न पूछने की तरीका में। ठीक है। इसलिए आपको मैंने वही चीजें रखी हैं, चीजों को बदला नहीं है। और अनुच्छेद 225 कहता है उच्च न्यायालय के अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति। 228 में मामलों का उच्च न्यायालय को स्थानांतरण है। 228 से नष्ट हो चुका है, ये भी ध्यान रखना। 229 उच्च न्यायालय के कर्मचारी और खर्चे। 230 में संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार। 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। 232 भी नष्ट हो गया है। 228 ए भी नष्ट है। ठीक है। ध्यान रखना ये। आप इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। ठीक है। 1 घंटे की भी नहीं है। 1 घंटे में आपको सारे अनुच्छेद हो जाएंगे। आप इसको 2 से 4 बार देख लोगे ना तो सबसे बेहतरीन रहेगी आपके लिए। ठीक है। सिर्फ 2 से 4 बार देखनी है आपको ये वीडियो। आर्टिकल 233 क्या कहता है? जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति होगी। 234 में न्यायिक सेवा में नियुक्ति होगी। 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालय पर जो उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। और 236 में अधीनस्थ जो न्यायालयों के संदर्भ में परिभाषा दी गई है।
237 न्यायिक सेवा के प्रावधानों का कुछ क्षेत्रों पर विस्तार रहेगा। 38 आपका निश्चय। तो 239 संघीय क्षेत्र का प्रशासन। 239 ए केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद होंगे। 239 ए संघीय क्षेत्र का प्रशासन और 239 ए केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। 239 ए दिल्ली के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 239 ए बी में दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में प्रावधान दिए गए हैं। 239 बी कहता है केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का अध्यादेश अधिकार। 240 कहता है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति का विनियमन बनाने का अधिकार। 241 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। 242 निरस्त। 243 ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 243 ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 243 ए ग्राम सभा की शक्तियां, ठीक है। और 243 बी में पंचायतों का गठन। 243 सी में ही पंचायतों की संरचना है। 243 डी में पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल है। 243 एफ में पंचायत सदस्यता के लिए योग्यता है। और अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 256 से, राज्य सरकार का केंद्र के निर्देशों का पालन करना, ठीक है। अनुच्छेद 256 राज्य सरकार का केंद्र के निर्देशों का पालन करना। 257 में राज्यों के कार्यों पर केंद्र का नियंत्रण। 258 में केंद्र के कार्य राज्यों को सौंपना। 258 ए राज्यों के कार्य केंद्र को सौंपना, ठीक है। ये न्यस्त है, इन पे ध्यान मत दो, न्यस्त है चीजें, ठीक है, नहीं पूछेगा आपसे। 260 भारत के बाहर कुछ क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 261 न्याय कार्रवाई और सार्वजनिक कृत्यों की पूर्ण निष्ठा और श्रेय। 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा है वो इसमें ही होगा, ठीक है। और 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन है, ठीक है। 264 में संघ और राज्यों के बीच समझौते। 265 कर का आरोपण केवल कानून द्वारा। 266 भारत की समेकित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में। और 267 भारत की आकस्मिक निधि के बारे में। 268 संघ द्वारा लगाए गए करों की राज्य में वसूली होगी। 268 ए निरस्त। 269 में संघ द्वारा लगाए गए करों की वसूली का वितरण है। और 269 ए में वस्तु एवं सेवा कर के वसूली का और वितरण के बारे में। 270 में करों के जो राजस्व का राज्यों का वितरण होगा, 270 कहता है। और 271 कहता है कि करों पर जो अभिभार है लगाने का संसद को अधिकार रहेगा, ठीक है। 272 न्यस्त है। तो 273 पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, ठीक। और 274 में कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की सिफारिश रहेगी। दो सौ 275 कहता है राज्यों को अनुदान। 276 में पेशों, व्यवसायिकों और रोजगारों पर कर लगाने की शक्ति है। 277 में मौजूदा करों का निरंतरता है वो बनी रहे, ठीक है। 78 न्यस्त है आपका। 279 भारत की आय की गणना की गई है। 279 में वस्तु एवं सेवा कर की प्रसिद्ध है। 280 कहता है वित्त आयोग का गठन। 280 में क्या किया गया? वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग की सिफारिशें 281 में है। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। 282 में केंद्र और राज्य लोक उद्देश्य हेतु व्यय, ठीक है। 283 में भारत और राज्यों के निधियों का संचालन। 284 में सार्वजनिक धन का जमा।
285 में केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य करों से छूट। राज्य पर लगने की जो शक्ति पर प्रतिबंध है वो 286 में है, और 287 बिजली पर कर से छूट। 288 कुछ उत्पादों पर कर लगाने की शक्ति का प्रतिबंध। 289 में राज्यों के संपत्ति पर केंद्र कर से छूट। 290 में राज्य को वार्षिक भुगतान। 290 ए में सिख गुरुद्वारों के लिए वार्षिक भुगतान। 291 निरस्त है, और 292 केंद्र सरकार की उधारी लेने की शक्ति। 293 में राज्य सरकार की उधारी लेने की शक्ति दी गई है, और 294 में संपत्ति अधिकार और दायित्व का हस्तांतरण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां से देखिए अब, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जो बीच में मेरे कुछ रह गए थे ना, उन टॉपिक्स को भी मैं करा दूंगा, टेंशन न लो। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग है। 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल है। 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा जाना है। 318 में लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें हैं। 319 में जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उन्हें पुनः नियुक्ति का प्रतिबंध कराया गया। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 321 अतिरिक्त कार्य सौंपने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के खर्चे हैं। 23 नष्ट हो गया। 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। 323 बी में कुछ विषयों पर न्यायाधिकरण है, ठीक है। और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का गठन और शक्तियां। 325 में मतदाता सूची में किसी के साथ भेदभाव, जो भी भेदभाव है उसको निषेध कर दिया गया है। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है। 327 में संसद की चुनाव संबंधी शक्तियां हैं। 328 राज्य विधानमंडलों की चुनाव संबंधी शक्तियां। 329 चुनाव संबंधी न्यायालय को अधिकार है। 329 से निरस्त है। 330 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और 331 में लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन थे उनको प्रतिनिधि थे, वो अनुच्छेद 331 में है, ठीक है। अब ये नहीं पूछा जाएगा। 332 में राज्य विधानसभाओं में आरक्षण है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि, ठीक है। ये अभी एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिए गए, हटा दिए गए, तो ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे। अब जनरल नॉलेज आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए इन्हें तो मैं बार बार क्या आ रहे हैं, एक बार दिखाई दूं। 380 से लेके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। 380 से लेके ये सब निरस्त हो चुके हैं, ठीक है। और 395 तक, ठीक है। ये 380 से 395 तक ये सारे निरस्त हो चुके हैं, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हो, एक यहाँ से ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, ठीक है। ये आपके निरस्त हो चुके हैं, ये ध्यान रखना। अब बस वीडियो का एंड होने वाला है, थोड़ी सी और रह गई अपनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा आपके इम्पोर्टेंट्स रहेंगे, 352 से यहाँ से, ठीक है। एक सेकंड, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, पेपर अगर लंबा चलेगा ना कोई कांस्टेबल वगैरह का, यहाँ से ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 352 से 360 तक, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। 351 में तो है हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। अनुच्छेद 351 में क्या है, हिंदी भाषा का विकास है। अब ये देखिए, ये ले लो आप स्क्रीनशॉट एक बार। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। 353 में आपातकाल में केंद्र की शक्ति। 354 में आपातकाल में वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद 355 राज्यों की रक्षा केंद्र का कर्तव्य रहेगा।
356 में राष्ट्रपति शासन, 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग होगा। 358 कहता है आपातकाल में अनुच्छेद 19 का निलंबन। और अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों का प्रवर्धन नियमित करना। 359 ए निश्चय। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है क्या, वित्तीय आपातकाल याद रखना है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल से, 360 वित्तीय आपातकाल से, ठीक है। 352 और 360 राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में, 360 में वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, ये ध्यान रखना ही रखना है। और अनुच्छेद 356 में क्या है आपका, राष्ट्रपति शासन है। रिवाइज कर लीजिएगा 2-4 बार में। अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपालों को दायित्व से संरक्षण। 361 समाचार पत्रों के लिए संरक्षण। 361 भी कुछ पदों से अयोग्यता, ये निरस्त है। 363 कुछ विवादों में न्यायालय का अधिकार न होना। 363 रियासतों के शासकों की उपाधियों का अंत। 364 कुछ अधिनियमों का विशेष प्रावधान। 365 में केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई। 366 परिभाषाएं। और 367 में संविधान की व्याख्या है। और 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20, ठीक है। और कहां से लिए प्रक्रिया है, दक्षिण अफ्रीका से। तो चलिए अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिए, बहुत ही कम समय में मैं आपको ये सारे करा दिए। और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है, इससे बाहर नहीं होगा। इससे अलग मैं एक वीडियो और ला दूंगा जिसमें मैं जितनी भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, करीब 200 या 250 के आसपास रख लेंगे हम, जो MCQ फॉर्म में होंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन और करा दूंगा अनुच्छेद, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण होंगे सारे के सारे। और 2 से 3 बार देख लो आप बस वीडियो। चलिए, जय हिंद।